एक एनआरआई जो सेशल्स की एक कंपनी में काम करता था, अपनी पूरी सैलरी हर महीने अपने इंडियन एनआरई अकाउंट में ट्रांसफर करता रहा। कुछ समय बाद उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एक नोटिस मिला, जिसमें उसकी लगभग 44 लाख रुपए की सैलरी पर 12 लाख रुपए से ज्यादा का टैक्स डिमांड खड़ा कर दिया गया। तर्क ये दिया गया कि जब पैसा एक इंडियन बैंक अकाउंट में आया, तो उस पर भारत में टैक्स बनता है। ये मामला इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल यानी आईटीएटी की अहमदाबाद बेंच तक पहुंचा और वहां फैसला पूरी तरह उस एनआरआई के पक्ष में आया। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस पूरे केस में असली कानूनी सवाल क्या था। इनकम टैक्स एक्ट की कौन सी सेक्शन इस फैसले का आधार बनी, एक्यूरल और रिसीट के बीच फर्क क्यों इतना जरूरी है, एनआरई अकाउंट से जुड़े रूल्स असल में क्या कहते हैं, और सबसे जरूरी, अगर किसी एनआरआई को ऐसा ही नोटिस मिल जाए तो वो अपनी सही स्थिति कैसे साबित कर सकता है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले पूरा मामला समझते हैं। ये एनआरआई नॉन रेजिडेंट स्टेटस रखते हुए सेशल्स की एक कंपनी में एम्प्लॉयड था और वहीं उसे सैलरी मिलती थी। कन्वीनियंस के लिए उसने अपनी सैलरी सीधे अपने इंडियन एनआरई अकाउंट में ट्रांसफर करवानी शुरू कर दी। असेसिंग ऑफिसर ने ये मानते हुए कि पैसा भारत के बैंक अकाउंट में आया है, इसे इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 5 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज ए के तहत टैक्सेबल मान लिया। ये सेक्शन कहती है कि किसी नॉन रेजिडेंट की वो इनकम जो भारत में रिसीव्ड या डीम टू बी रिसीव्ड होती है, वो भारत में टैक्सेबल है। यहीं से पूरा विवाद शुरू हुआ, क्योंकि तर्क ये था कि एनआरई अकाउंट में पैसा आना यानी भारत में रिसीट को हो जाना। अब यहीं पर आईटीएटी ने एक बहुत जरूरी कानूनी फर्क समझाया जो हर एनआरआई के लिए समझना जरूरी है। ट्राइब्यूनल ने साफ कहा कि सैलरी इनकम वहीं एक्योर होती है, यानी वहीं उत्पन्न होती है जहां एक्चुअल में सर्विस परफॉर्म की जा रही है। इस केस में सर्विस सेशल्स में दी जा रही थी, इसीलिए इनकम वहीं एक्योर हुई और सबसे पहली बार वहीं रिसीव भी हुई। इसके बाद जब वही पैसा उसने अपने इंडियन एनआरई अकाउंट में ट्रांसफर किया, तो आईटीएटी ने इसे एप्लीकेशन ऑफ इनकम माना, ना कि रिसीट ऑफ इनकम। यानी एक बार जब इनकम कहीं एक्योर होकर पहली बार रिसीव हो चुकी है, तो उसके बाद उसे कहीं और भेजना या यूज करना उसकी टैक्सेबिलिटी को दोबारा तय नहीं करता। इसी आधार पर ट्राइब्यूनल ने ये पूरा जो टैक्स डिमांड था वो खारिज कर दिया। अब बात करते हैं एनआरई अकाउंट को लेकर वो रूल्स जो इस पूरे फैसले के पीछे की फाउंडेशन बनते हैं। एनआरई अकाउंट खास तौर पर उस पैसे के लिए बनाया गया है जो एक एनआरआई ने विदेश में कमाया है, चाहे वो सैलरी हो, बिजनेस इनकम हो या कोई भी इन्वेस्टमेंट। एफईएमए और इनकम टैक्स एक्ट दोनों के तहत एनआरई अकाउंट में रखा हुआ प्रिंसिपल और उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट दोनों पूरी तरह टैक्स फ्री हैं, बशर्ते व्यक्ति उस फाइनेंशियल ईयर में वैलिड एनआरआई स्टेटस रखता हो। यही वजह है कि सरकार शुरू से चाहती है कि एनआरआईज अपनी विदेशी कमाई फॉर्मल बैंकिंग चैनल से भारत भेजें और उन्हें टैक्स को लेकर किसी असमंजस का सामना ना करना पड़े। ये फैसला उसी मकसद को और मजबूत करता है, क्योंकि अगर सिर्फ एनआरई अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने से टैक्स लायबिलिटी बन जाती, तो यही रूल अपने असली उद्देश्य के खिलाफ चला जाता। अब यहाँ एक जरूरी नुआंस समझना भी जरूरी है, क्योंकि यही वो हिस्सा है जहां बहुत से एनआरआईज गलती कर बैठते हैं। ये फैसला सिर्फ उन केसेस पर लागू होता है जहां सैलरी पहले विदेश में एम्प्लॉयर से किसी फॉरेन बैंक अकाउंट में रिसीव होती है और उसके बाद उसे इंडिया ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन अगर कोई फॉरेन एम्प्लॉयर सीधे सैलरी को किसी इंडियन बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करता है, यानी बीच में कोई फॉरेन रिसीट नहीं होती, तो ऐसे केस में तर्क कमजोर पड़ सकता है और उसे इंडिया में रिसीट माना जाता है। इसीलिए फर्क समझना बहुत जरूरी है कि पैसा पहले कहाँ रिसीव हुआ, ना कि सिर्फ आखिर में कहाँ पहुंचा। अब बात करते हैं कि अगर किसी एनआरआई को पैसा या फिर ऐसा ही नोटिस मिल जाए, तो वो अपनी स्थिति कैसे साबित कर सकता है, यानी उसका लीगल डिफेंस क्या बनता है। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है डॉक्यूमेंटेशन। अपने एम्प्लॉयमेंट या असाइनमेंट लेटर की कॉपी संभाल कर रखें, जिसमें साफ लिखा हो कि आप किस देश में किस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी बात, अपने पासपोर्ट की वो पेजेस संभाल कर रखें जिसमें आपकी इंडिया में आने जाने की एंट्री और एग्जिट स्टैम्प साफ दिखती हो, क्योंकि ये आपकी रेजिडेंसी स्टेटस साबित करने में काम आती है। तीसरी बात, अपने फॉरेन बैंक स्टेटमेंट्स रखें जो ये दिखाते हो कि सैलरी पहले वहीं क्रेडिट हुई और बाद में वहां से भारत ट्रांसफर हुई। चौथी बात, अगर आपने विदेश में उस इनकम पर टैक्स चुकाया है,
तो उसका प्रूफ भी रखें, क्योंकि ये आपके केस को और मजबूत बनाता है। पांचवी बात, हर साल सही तरीके से आईटीआर फाइल करें अपनी नॉन रेजिडेंट स्टेटस घोषित करते हुए, ताकि आपकी रेजिडेंसी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स में हमेशा सही तरीके से दर्ज रहे। अब एक जरूरी पॉइंट और जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत से एनआरआईज को कंफ्यूज करता है, यानी एनआरई और एनआरओ अकाउंट को कभी मिक्स ना करें। एनआरई अकाउंट सिर्फ विदेशी कमाई के लिए है, जबकि अगर आपकी कोई इंडियन इनकम है, जैसे रेंट, डिविडेंड या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई पैसा, वो हमेशा एनआरओ अकाउंट में ही जाना चाहिए। इसके बारे में हमने पहले भी बहुत बात की है। अगर इंडियन सोर्स्ड इनकम गलती से एनआरई अकाउंट में चली जाती है, तो वहां टैक्स डिपार्टमेंट का तर्क मजबूत हो सकता है, और वही एक्सेम्पशन जो असल में सिर्फ फॉरेन इनकम के लिए है, वहां चैलेंज हो सकता है। अब सवाल यह है कि इस पूरे मामले से एक आम एनआरआई को क्या सीख लेनी चाहिए। सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि सिर्फ पैसा किसी इंडियन अकाउंट में आ जाने से वो ऑटोमेटिकली टैक्सेबल नहीं हो जाता। असली सवाल ये है कि इनकम कहाँ एक्योर हुई और सबसे पहले कहाँ रिसीव हुई। दूसरी बात, अपना पूरा फाइनेंशियल ट्रेल हमेशा क्लीन और एकदम डॉक्यूमेंटेड रखें, ताकि जरूरत पड़ने पर आप अपनी स्थिति आसानी से साबित कर सकें। तीसरी बात, अगर कभी कोई नोटिस आ भी जाए तो घबराने के बजाय एक क्वालिफाइड सीए या टैक्स लॉयर से तुरंत सलाह लें, क्योंकि ऐसे केसेस में सही डॉक्यूमेंटेशन और सही लीगल आर्गुमेंट ही आपकी जीत तय करते हैं। और आखिरी बात, ये फैसला ये भी दिखाता है कि ट्राइब्यूनल्स और कोर्ट्स टेक्निकल वर्डिंग की जगह असली फाइनेंशियल सब्सटेंस को ज्यादा तवज्जो देते हैं। यानी कानूनी जो शब्द हैं वो खेल नहीं है, बल्कि असली जो हकीकत है वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। कुल मिलाकर ये फैसला हर उस एनआरआई के लिए एक बड़ी राहत है जो अपनी मेहनत की कमाई ईमानदारी से भारत भेजता है। कानून पूरी तरह इस बात को सपोर्ट करता है कि विदेश में कमाई गई इनकम सिर्फ भारत के अकाउंट में ट्रांसफर होने से टैक्सेबल नहीं बन जाती। बस अपना डॉक्यूमेंटेशन साफ रखिए, एनआरई और एनआरओ अकाउंट को कभी मिक्स मत कीजिए, और हर साल सही तरीके से अपनी रेजिडेंसी स्टेटस डिक्लेयर करते रहिए। यही आदतें आपको किसी भी अनचाहे टैक्स नोटिस से पूरी तरह सुरक्षित रख सकती हैं। तो आई होप इस वीडियो में हमने जो भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की एक केस स्टडी के साथ, वो आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। हमने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके साथ शेयर किए वो भी आपको हेल्पफुल लगे होंगे। अब अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल आता है, कोई क्वेश्चन रह गया है, तो आप हमें कमेंट्स में ड्रॉप कर दें, क्योंकि आपके कमेंट्स से हमें बहुत आइडिया मिलता है कि एक्चुअल में हमें किस टॉपिक्स पर बात करनी चाहिए, ऐसे और कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। हम आपको फिर मिलेंगे कल एक और एक्सप्लेनर वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी आप प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें।